प्यारे दोस्तों, आज कुछ अंतराल के बाद मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हो गया हूँ। इस अंतराल का मुख्य कारण यह है कि तबीयत कुछ अस्वस्थ हो गया था। अब मैं प्रयास करूँगा कि पुनः आपको सुचारू रूप से सेवा देता रहूँ। दोस्तों, मैं विलयन वाला चैप्टर से क्रैश कोर्स शुरू किया था। आज उस चैप्टर का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसी विलयन की भौतिक अवस्था निर्भर करता है। चॉइस ए कह रहा है कि केवल विलेय की अवस्था पर, बी नंबर केवल विलायक की अवस्था पर, सी विलेय एवं विलायक दोनों की अवस्था पर, डी विलयन के ताप पर। दोस्त, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक उदाहरण ले लिया जाए। जैसे मैं चीनी ले लिया। चीनी होता है ठोस अवस्था में, इसमें मैं जल मिला दिया। जल है द्रव अवस्था में। चीनी की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है, तो यह चीनी हुआ विलेय, जल हुआ विलायक, और इन दोनों को मिलाने से जो समांगी मिश्रण बना, मतलब चीनी और जल का शरबत, तो उस शरबत जो हुआ वह है विलयन हुआ। तो अब मैं आपसे पूछूं कि जो शरबत बन गया वह ठोस अवस्था में आया कि द्रव अवस्था में? तो वह है जो विलयन है, शरबत है, वह द्रव अवस्था में आया। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था वही होता है जो विलायक की भौतिक अवस्था है। किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था वही होता है जो विलायक की भौतिक अवस्था होता है। इसका मतलब है विलयन की भौतिक अवस्था निर्भर करेगा विलायक की भौतिक अवस्था पर, विलेय की भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करेगा। पुनः इसी उदाहरण से एक बार पुनः सोचने पर आप मजबूर हो जाइए। चीनी ठोस है, यह विलेय है। जल द्रव है, यह विलायक है। और जो शरबत बना वह भी द्रव है। इसका मतलब है विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था के समान होता है। तो अब पुनः देखिए क्वेश्चन, किसी विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करेगा? तो केवल विलायक की भौतिक अवस्था पर। दोस्त, यहां से एक निष्कर्ष आया कि किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था वही होती है जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, विलेय एवं विलायक के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्थाएं। अब आप कहिएगा कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाएं, आपके दिमाग में आ गया होगा कि पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती है। कहते हैं आपकी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
तो दोस्ते हम जो विलयन बना रहे हैं वह कमरे के ताप पर बना रहे हैं, और कमरा का ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो प्लाज्मा अवस्था जो कि सूर्य और तारों में होता है वहां तापक्रम है 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक। तब हम तो सूर्य पर जाकर विलयन बनाएंगे नहीं, इसलिए प्लाज्मा अवस्था को हटा दीजिए। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वहां तापक्रम होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस बहुत कम तापक्रम है, वहां भी तो आप विलयन नहीं बनाइएगा। तो आपको देखना है कि कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर 3 ही अवस्थाएं संभव है, ठोस, द्रव और गैस। तो अब हम ठोस, द्रव और गैस विलेय और विलायक मानकर चलेंगे और विलयन के प्रकार को देखेंगे कि कितने प्रकार के विलयन बन सकते हैं। तो पहले यदि हम विलायक ठोस ले रहे हैं तो विलेय क्या क्या हो सकता है? तो विलेय हो सकता है ठोस, द्रव, गैस। दोस्त ठोस में ठोस मिला दिए, एक प्रकार का विलयन। ठोस में द्रव मिला दिए, दूसरा प्रकार का विलयन। ठोस में गैस मिलाए, तीसरा प्रकार का विलयन। इसी तरह से अब यदि विलायक मैं यहां द्रव लूंगा तो फिर विलेय ठोस, द्रव, गैस, फिर 3 प्रकार का विलयन मिल गया। फिर यदि विलायक द्रव लेंगे, द्रव के बाद गैस लेंगे तो फिर विलेय ठोस, द्रव, गैस, पुनः 3 प्रकार का विलयन। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन का प्रकार हुआ 3 × 3, मतलब विलयन 9 प्रकार के होंगे। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन का प्रकार हुआ 9 प्रकार। तो क्वेश्चन देखिए, विलेय एवं विलायक के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, और उसमें बारी बारी से ठोस, द्रव, गैस मिलाए 3 × 3 है, याद रखिएगा। तितरी का 9 प्रकार का विलयन। दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। सोडा जल होता है, थोड़ा यहां सावधान हो जाइए। कोई सोचेगा सोडा जल तो सोडा और जल का मिश्रण सोचेगा, नहीं। उसमें होता क्या है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा जल में जल ले लिया जाता है विलायक के रूप में, इसमें टेस्ट के लिए बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी में कुछ है मात्रा में आप NaCl मिला दिए टेस्ट के लिए, कुछ है नींबू का कुछ रस डाल दिए। लेकिन मेन बात है कि इसमें जल के साथ क्या जाता है कि CO2 गैस को उच्च दाब पर इस जलीय विलयन में घोला जाता है। तो मेन कंपोजिशन हुआ, ये तो सुनो साइड वाले कंपोजिशन हुए। मेन कंपोजिशन हुआ कि इस जल में CO2 को आप घुला रहे हैं, जल में कार्बन डाइऑक्साइड को घुला रहे हैं, तो जल विलायक होगा
और कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होगा। इसका मतलब यह है द्रव में गैस का विलयन है। अब देखा जाए तो सोडा जल होता है, तो सोडा जल में क्या है भाई, तो जल में CO2 का विलयन, दूसरा कह रहा है CO2 गैस में जल का विलयन। अब यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, पहले विलायक तब विलेय। जल में CO2 मतलब जल विलायक हुआ और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड विलेय हुआ। तो बात तो यही है, जल विलायक है और CO2 विलेय है। यहां देखिए बी नंबर में CO2 गैस में जल का विलयन। यहां पर आप इस चॉइस कह रहा है कि CO2 विलायक होगा और जल विलेय होगा, जबकि ऐसा नहीं है। तब सोडा वाटर में जल विलायक है और CO2 विलेय है, तो सोडा वाटर जल में CO2 का विलयन होता है। सी चॉइस कह रहा है कि CO2 गैस का गैस में विलयन, गैस गैस थोड़े ही मिला रहे हैं, ठोस का जल में विलयन ये भी नहीं होगा। तो याद कर लीजिए, सोडा वाटर या सोडा जल में CO2 गैस उच्च दाब पर मिलाया जाता है। अब इसी से मिलता जुलता अगला चौथा क्वेश्चन है आपका, सोडा जल किस प्रकार का विलयन है। तो सोडा जल में जल जो है द्रव है, विलायक द्रव है और विलेय गैस है। तो पहले नाम लीजिए विलायक का और तब नाम लीजिए विलेय का। गैस में गैस नहीं, द्रव में गैस, द्रव में गैस, द्रव विलायक जल विलायक CO2 गैस विलेय। ठोस में द्रव ये भी नहीं होगा, द्रव में द्रव ये भी नहीं होगा। तो सोडा जल किसका भाई किस प्रकार का विलयन है, तो द्रव में गैस का विलयन है। दोस्तों अब अगला प्रश्न देखा जाए। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, जिसे छांट छांट कर मैं लाया हूं। धुआं किसका उदाहरण है। धुआं बनता है कब, तो मान लीजिए किसी पदार्थ को आप जलाते हैं, तो किसी पदार्थ को जलाए तो उसमें से जो अदहनशील पदार्थ है, जो नहीं जला, तो वह नहीं जला तो कहाँ गया भाई, तो गैस में गया, वायुमंडल में गया, और वह किस रूप में पहुंचा, तो ठोस रूप में पहुंचा। तो धुआं बना कैसे, पुनः बताइए। तो जब किसी पदार्थ को आप जलाए तो जो पदार्थ पूर्णतः जल गया वो तो धुआं उत्पन्न नहीं किया, लेकिन जो पदार्थ नहीं जला वह है ठोस कण के रूप में गैस के साथ वायुमंडल में चला गया। तो गैस में पहुंच गए ठोस के कण, तो गैस विलायक हुआ, और ये धुआं के जो छोटे छोटे कण हैं ठोस रूप में वह विलेय है। तो पहले विलायक गैस में ठोस। देखिए अब कौन चॉइस होगा आपका, गैस में ठोस बी नंबर पर ध्यान दीजिए। तो धुआं क्या है भाई, तो गैस में ठोस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहरा किसका उदाहरण है। कोहरा ओस, ठंडे के दिनों में, जाड़े के दिनों में आप देखते हैं कि ओस दिखाई पड़ता है। तो ओस के कण क्या है भाई, तो जलवाष्प है, और जलवाष्प द्रव के रूप में है। और किस में है, तो गैस में है। तो गैस में द्रव, कोहरा क्या हुआ, गैस में द्रव। तो कोहरा किसका उदाहरण,
तो कोहरा है डी नंबर गैस में द्रव का उदाहरण है। फिर 7वां क्वेश्चन है अमलगम। देखिए अमलगम वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन होगा। अमलगम है क्या? तो कोई धातु जैसे जिंक को आप क्या किए कि चूर्णित कर लीजिए, इसका पाउडर रूप ला दीजिए, इसमें पारा मरकरी को मिला दीजिए। तो जिंक चूर्ण रूप में ले लिए और उसमें आप पारा को मिला दिए, तो इसको बोलेंगे जिंक अमलगम। अमलगम शब्द आया है पारा के लिए। जिंक और पारा मिलकर क्या बनाएगा? जिंक अमलगम। तो यहां जो जिंक है ठोस अवस्था में है और अमलगम जो है पारा है वह द्रव अवस्था में है। तो ठोस यह विलायक हुआ जिंक और उसमें यह जो पारा है द्रव रूप में है वह है विलेय हो गया। तो ठोस में द्रव का विलयन अमलगम होता है। इसी तरह से कहीं कहेगा सोडियम अमलगम। ये बार बार शब्द आएगा। सोडियम अमलगम कैसे तैयार कीजिएगा? तो सोडियम को पीस दीजिए, उसका चूर्ण कर दीजिए, पाउडर रूप में ला दीजिए और उसमें पारा जो द्रव रूप में है उसको मिला दीजिए। तो यह विलयन जो बनेगा वह ठोस रूप में रहेगा, क्योंकि आपका जो विलायक है वो ठोस अवस्था में है। तो दोस्तों जहां भी अमलगम आएगा उसमें विलायक रहेगा ठोस अवस्था में और विलेय रहेगा द्रव अवस्था में। मतलब अमलगम ठोस में द्रव का विलयन है, तो ठोस में द्रव का विलयन आंसर होगा सी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल किस प्रकार का विलयन है? अब आपको जानना होगा कि वास्तव में पीतल होता क्या है भाई। पीतल जिसका इंग्लिश होगा ब्रास, इसमें कॉपर और जिंक रहता है। याद कर लीजिए, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु पीतल होता है। तो कैसे बनाइएगा इसको? तो कॉपर को द्रवित कर दीजिए, उसमें जिंक डालकर उसको भी द्रवित कर दीजिए। तो कॉपर और जिंक को द्रवित कर दिए, फिर उसको आपस में मिलाकर समांगी मिश्रण बना लिए और उसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, पीतल बन गया। तो इसमें क्या है भाई? तो कोई कहेगा कि ये सर इसको द्रवित करके द्रव में ले गए हैं। तो भाई द्रवित करके द्रव में ले गए हैं, लेकिन जब हम कमरे के ताप पर आए तो फिर वह संघनित होकर ठोस अवस्था में आ गया। तो जो पीतल होगा वह है ठोस में ठोस का विलयन होगा। इसी तरह से अब आपको कुछ याद करना है। इसमें जो अधिक मात्रा में होगा वही विलायक होगा। तो जो मैं पहले लिख रहा हूं कॉपर, वह अधिक मात्रा में रहता है लगभग 70%, और जिंक लगभग 30%। तो विलायक हो गया आपका कॉपर, तांबा, और विलेय हो गया जिंक। पीतल के बाद दूसरा एक क्वेश्चन आएगा कांसा। कांसा का इंग्लिश होता है ब्रोंज। कांसा में क्या है भाई? तो कॉपर के साथ टीन मिला देते हैं। याद कीजिए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे पीतल किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो पीतल है
कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कभी कभी आप कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है भाई? तो स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील में रहता है Fe के साथ रहता है क्रोमियम के साथ निकेल और फिर कार्बन। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या है पूछेगा आपसे। लोहा सबसे अधिक मात्रा में, तो यह विलायक हो गया। फिर क्रोमियम, निकेल और कार्बन। इसको आप स्टेनलेस स्टील क्यों कहते हैं? तो स्टेनलेस मतलब इस पर जंग नहीं लगता है, यह जंग से मुक्त रहता है। तो भाई रे, ये 3 बात अभी याद कर लो। पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील, ये तीनों क्या है? ठोस में ठोस का विलयन है। मतलब जितने भी मिश्र धातु हैं वे ठोस में ठोस का विलयन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिएगा, ये बार बार आपसे पूछेगा। तब पीतल किस प्रकार का विलयन है भाई? तो पीतल है ठोस में ठोस का विलयन। तो बी नंबर ठोस में ठोस का विलयन। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कशन किया जाए। वायु में मुख्य विलायक कौन सी गैस है? तो वायु में कौन कौन गैस आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत रहता है, ये आपको मालूम है कि N2 गैस आयतन के अनुसार रहता है 78%, O2 गैस 21%, और जो 1% बच रहा है उसमें अन्य गैसें होते हैं। तो अन्य सभी गैसें जो वायु में है वह 1% में सिमट गया है। तो अब देखिए, विलायक वही होता है जो अधिकतम मात्रा में हो। तो अधिकतम मात्रा में आपको N2 गैस दिखाई पड़ रहा है। तो वायु में मुख्य विलायक कौन सी गैस है? तो मुख्य विलायक होगा N2 गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल एवं जल मिश्रण किस प्रकार का विलयन है? अल्कोहल वो भी द्रव अवस्था में है, जल वो भी द्रव अवस्था में है। अब दोनों द्रव अवस्था में है तो कभी जल को अधिक कर दीजिए तो जल विलायक हो जाएगा, अल्कोहल कम रहेगा तो अल्कोहल विलेय हो जाएगा। कभी अल्कोहल अधिक मात्रा में तो अल्कोहल विलायक, कभी जल कम मात्रा में तो जल विलेय। लेकिन है क्या, दोनों द्रव अवस्था में ही है। तो अल्कोहल और जल का जो मिश्रण है, द्रव में द्रव का मिश्रण है, तो अल्कोहल एवं जल का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है? तो द्रव में द्रव, चॉइस नंबर सी, द्रव में द्रव का विलयन। हाइड्रोजन गैस का प्लेडियम में विलयन उदाहरण है। हाइड्रोजन गैस रूप में है। अब आपको ये जानना होगा कि जो प्लेडियम है वह किस अवस्था में रहता है। तो प्लेडियम PD, प्लेडियम, पैलेडियम यह ठोस अवस्था में पाया जाता है।
कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है। और जब प्लेडियम के सतह के ऊपर हाइड्रोजन गैस पहुंचता है तो प्लेडियम हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेता है। मतलब प्लेडियम में हाइड्रोजन गैस के अवशोषण की अधिक क्षमता होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब प्लेडियम के सतह के ऊपर हाइड्रोजन गैस आता है तो इस स्थिति में सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी नगण्य रहता है और उस स्थिति में यह हाइड्रोजन जो अणु है वह हाइड्रोजन परमाणुओं में टूट जाता है और यह हाइड्रोजन के परमाणु इस प्लेडियम के क्रिस्टल में जो ठोस अवस्था में है तो इसके ठोस अवस्था में जो अंतरकाशी स्थान होगा, अंतरकाशी स्थान मतलब है दो धनायनों के बीच जो स्थान होगा, प्लेडियम के दो धनायनों के बीच जो स्थान होगा वही अंतरकाशी स्थान है। और उसी अंतरकाशी स्थान में यह हाइड्रोजन गैस प्रवेश कर जाता है और प्लेडियम हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेता है। तो प्लेडियम यहाँ ठोस अवस्था में है तो यह है विलायक और यह हाइड्रोजन गैस हो गया विलेय, मतलब ठोस में गैस का विलयन। ठोस में ठोस प्लेडियम और उसमें अवशोषित हो गया हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का प्लेडियम में विलयन उदाहरण है कैसा भाई? तो ठोस में गैस अर्थात प्लेडियम ठोस, उसमें हाइड्रोजन गैस रूप में प्रवेश कर गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, विलायक ठोस एवं विलेय द्रव का उदाहरण है जिसमें विलायक होना चाहिए ठोस और विलेय होना चाहिए द्रव। तो अभी तो देखे हैं आप, जिंक अमलगम, जिंक ठोस था उसमें आप पारा को लाकर घुला दिए तो जितने भी अमलगम बनेंगे उसमें विलायक जो होगा ठोस अवस्था में रहेगा और विलेय मतलब पारा द्रव अवस्था में, अर्थात कोई धातु ठोस अवस्था में है उसको चूर्णित कर लिए और उसमें आप पारा को मिला दिए तो विलायक ठोस एवं विलेय द्रव। यह उदाहरण किसके लिए है? अमलगम में ऐसा होता है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 13 पर विचार किया जाए। विलयन में कणों का आकार होता है, पहला है 1 नैनोमीटर से कम। रुकिए अब याद कर लीजिए एक बात, शायद आप जानते भी होंगे। 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो 1 नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻⁻⁹ मीटर। फिर देखिए नीचे दे रहा है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, सी कह रहा है 1000 नैनोमीटर या 1 माइक्रोमीटर। अब थोड़ा माइक्रोमीटर पर विचार कीजिए तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ और माइक्रोमीटर तो माइक्रोमीटर बराबर होगा 10⁻⁻⁶ मीटर। अब देखिए एक नई बात आप यहाँ सीखिएगा। जब आप मिश्रण बना रहे हैं, किसी द्रव में ठोस को घोल रहे हैं या द्रव में गैस मिला रहे हैं या इसी तरह से 9 प्रकार का जो विलयन बना रहे हैं तो उसमें से
कोई पूर्णतः विलयन होगा, कोई कोलॉइड होगा और कोई निलंबन होगा। तो कण के आकार के आधार पर आप निलंबन, कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन मतलब वास्तविक विलयन। तो जो वास्तविक विलयन होगा उसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा वास्तविक विलयन के लिए। और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक वह होगा कोलाइडी विलयन के लिए। और 1000 नैनोमीटर या 1 माइक्रोमीटर से अधिक जो होगा वह निलंबन कहलाएगा। दोस्त, यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा, याद रखिए। अब वास्तविक विलयन के लिए 1 नैनोमीटर से कम मतलब 10 के पावर -9 मीटर से कम। कोलॉइडी विलयन के लिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1000 नैनोमीटर, तो 1000 का मतलब हुआ 10 के पावर 3 और नैनो का मतलब आप ले लिए 10 के पावर -9 मीटर। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 10 के पावर -6 मीटर, मतलब यह 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा। तो जो कोलॉइडी विलयन होगा तो कोलॉइडी विलयन का जो विलेय के कण का आकार होगा वह 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होगा। और जब 1 माइक्रोमीटर से अधिक होगा तो उस मिश्रण को आप निलंबन कहेंगे। अब इस बात को हमेशा के लिए सेव कर लीजिए। विलयन में विलेय के कण का आकार 10 के पावर -9 मीटर से कम मतलब 1 नैनोमीटर से कम। कोलॉइड के लिए 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक और निलंबन के लिए 1000 नैनोमीटर या 1 माइक्रोमीटर से अधिक। मतलब आकार के हिसाब से देखिए तो निलंबन में कण का आकार सबसे बड़ा होगा, उससे कम कोलॉइड में होगा और सबसे कम विलयन में होगा। तो दोस्त, इस बात को आप याद कर लीजिएगा कि किसमें कण का आकार कितना होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए, विलयन में कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें प्रकाश का प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। अब रुक जाइए। अब इन तीनों से माने वास्तविक विलयन, कोलॉइडी विलयन और निलंबन से आप प्रकाश को गुजारिए। तो दृश्य प्रकाश में मान लीजिए कि मैं बैगनी प्रकाश को ले रहा हूं, तो बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 4000 गुणे एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के पावर -10 मीटर। इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। 4000 को मैं ऐसे रख दिया। फिर इसका मतलब हुआ कि 4 गुणे 10 के पावर -10 है +3 है
तो 10 के पावर माइनस 7 मीटर। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग हम ले लिए 10 के पावर माइनस 7 मीटर। तो अब बताइए कि जब प्रकाश पुंज गुजारिएगा तो जो कण बड़ा होगा, तो बड़ा कण से जब बड़ा कण के पास एक प्रकाश पुंज आएगा तो क्या होगा कि यह बिखर जाएगा, और बिखर जाएगा तो एक चमकीला शंकु बनेगा, और उसी शंकु को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव वही दर्शाएगा जिसका आकार लगभग 10 के पावर माइनस 7 मीटर से करीब हो। तो वह करीब में कौन कौन आ सकता है? तो वह करीब में आपका आएगा कोलॉइडी और निलंबन। तो इसका मतलब जो शुद्ध विलयन है वह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। अब इसी तरह से पहचान में आ जाता है, ध्यान से सुनिए पुनः इस बात को। टिंडल प्रभाव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। जहां पर कण का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के कुछ बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो वहां पर प्रकाश बिखर जाता है। तो कहां कहां प्रकाश बिखरेगा, कहां कहां प्रकीर्णन होगा? तो कोलॉइडी में प्रकीर्णन होगा और निलंबन में होगा। विलयन में, शुद्ध विलयन में नहीं होगा, क्योंकि उनका आकार नैनोमीटर में है, वो बहुत छोटा है, तो वहां प्रकाश बिखरने का चांस नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हो कि ईंट पड़ा हुआ है छोटा सा, तो क्या छोटा सा ईंट आपका रास्ता रोकेगा? आप सीधे गुजर जाइएगा। लेकिन एक बड़ा सा चट्टान आपके रास्ते में आ जाए तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा? अपना आप रास्ता बदलिएगा। तो प्रकाश का रास्ता कब कब बदलेगा? तो जब कोलॉइडी और निलंबन विलयन होगा। तो दोस्त, प्रकाश का प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव किसमें संभव नहीं है? तो विलयन में संभव नहीं है, कोलॉइड और निलंबन में संभव है। तो देखिए 15वां क्वेश्चन वही निकाल लीजिए कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव है? तो टिंडल प्रभाव विलयन में नहीं होगा, कोलॉइड में होगा, निलंबन में होगा। मतलब डी चॉइस, कोलॉइड एवं निलंबन में टिंडल प्रभाव संभव है। दोस्तों, अब एक लघुतरीय प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछता है, टिंडल प्रभाव क्या है? दोस्तों, एक लघुतरीय प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछ रहा है, टिंडल प्रभाव क्या है? तो अभी आप टिंडल प्रभाव देखे हैं कि कोलॉइडी विलयन या निलंबन विलयन के कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लगभग बराबर या उससे बड़ा होता है। तो जब प्रकाश से का किरण पुंज कोलॉइड या निलंबन से होकर गुजरेगा तो इसको अब सीधे पार नहीं कर पाएगा, मतलब पूर्णतः पारदर्शक नहीं होगा, यह अपना रास्ता बदलेगा। तब यहाँ पर एक शंक्वाकार चमकीला क्षेत्र बनेगा। वही शंक्वाकार चमकीला जो क्षेत्र बना जिसको टिंडल शंकु कहते हैं, और इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। 1869 ईस्वी में जॉन टिंडल ने बतलाया कि कोलॉइडी या निलंबन कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, देखिए प्रकाश फैल रहा है, प्रकीर्णन के कारण प्रकाश पथ में चमकीला शंकु या जो बन रहा है का निर्माण
होता है, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाया हूं। आज के वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम एक ऑब्जेक्टिव तो जरूर आएगा। और अभी तक जो मैं 3 वीडियो दिया हूं, उन तीनों वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका लगभग 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन विलयन में यही 3 वीडियो से लड़ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। पुनः अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी और वो मुलाकात बहुत जल्द ही होगी।